मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स के। वैसे मुझे नहीं पता था कि लॉयर्स की पार्टी इतनी इंटरेस्टिंग होती है। वैसे एक बात बताओगे? एक मिनट। हेलो, क्या? हीरा, हीरा, ये तो मैंने अपने सपने में देखा था। ये सच हो गया। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर दवे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। मैडम, जब जेल जाओगी ना तो सब याद आ जाएगा। चलिए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे हीरा का खून अपने सपने में दिखता है। मैंने सपने में उसका खून देखा और मेरा सपना सच हुआ। मेरा विश्वास करो, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे सच में नहीं। केडी, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? पूर्व बोध के बारे में पढ़ रहा था मिसेस बिलमोरिया। पूर्व व्हाट? प्रेमोनिशन। किसी घटना के होने से पहले उसका आभास होना। ये लड़की है दृष्टि। उसका कहना है कि सपने के माध्यम से उसे पता चला है कि ईरा नामक एक लड़की की हत्या होने वाली। क्या ये सब सच्ची होता है? विज्ञान में तो इसका कोई आधार नहीं मिसेस बिलमोरिया। इस कारण अदालत में साबित करना बहुत कठिन है। मिस दृष्टि, आपकी लॉयर कहाँ है? दृष्टि जी की लॉयर मैं हूँ, योर ऑनर। योर ऑनर, मैं नियति सचदेव, दृष्टि जी की डिफेंस लॉयर। मुझे आने में थोड़ी सी देर होगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा ये पहला केस है तो तैयारी करने में थोड़ी सी देर हो गई। मिस नियति, पहले केस में अक्सर देर हो जाती है। चलिए देखते हैं कितनी काम आती है आपकी ये तैयारी। शो प्रीमोनिशन यानी होने वाली चीजों का पहले से आभास हो जाना। योर ऑनर, ये सब या तो मैंने किताबों में पढ़ा है या तो फिर फिल्मों में देखा है, लेकिन दृष्टि जी का ये कहना है कि इनके साथ ये सच में होता है। क्यों दृष्टि जी? जी। तो दृष्टि जी, आप कोर्ट को ये बता सकती हैं कि जिस रात कत्ल हुआ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस रात घर में मैं अकेली थी। मेरे पति पार्थ और नव्या दोनों भी घर में नहीं थे। और फिर मैंने भी दवाई ली और मैं सो गई। फिर मैंने वही सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि कोई हीरा को मार रहा है। मैं डर गई और जब मैं अचानक उठी तो मैंने अपने आप को हीरा की लाश के पास पाया। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। मेरे हाथ में वो चाकू कैसे, मुझे कुछ याद नहीं। तो इसका मतलब है आपको तो ये भी नहीं पता चला होगा कि हीरा पहुंची कब, है ना? नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। हीरा आपकी बेटी को पढ़ाने आया करती थी, ये बात सब जानते हैं। और उस दिन घर पर कोई नहीं था, मौका अच्छा था और इसी मौके का फायदा उठाकर आपने हीरा का खून कर दिया। Am I right? नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया। पिछले 2-3 दिन से हीरा मेरे घर में नहीं आ रही थी। तो मैं उससे मिलूंगी कैसे और मैं उसका खून कैसे करूंगी? हाँ, झूठ बोलने में तो आपने PhD कर रखी है। हाँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल झूठ नहीं बोल रही है। हाँ, ये बात सच है कि आभास होना आम बात नहीं है। 100 में से शायद एक इंसान को आभास होता होगा, तो हो सकता है कि उन 100 में से एक इंसान
मेरी मुवक्किल दृष्टि हो? प्लीज मिस नियति, ये आपके कॉलेज का कोई डेमो सेशन नहीं है जहां पे आप फिलोसॉफिकल बातें करके काम चला सके। आई नो दैट स्मिता जी, और मैं फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रही हूँ। ये सच है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मिस नियति। हो सकता है कि आपकी ये मुवक्किल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कहानियां बुन रही। नहीं, मैं कोई कहानियां नहीं बना रही हूँ। मुझे प्रीमोनिशंस होते हैं, आने वाले खतरे का आभास मुझे पहले से हो जाता है, और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ऑर्डर ऑर्डर। दृष्टि जी, वैसे इस बात का कोई गवाह है आपके पास? हाँ, ये बात मैंने ईरा को बताई थी। ईरा तो अब है ही नहीं, तो आपको ये लगा होगा कि आपका झूठ तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, राइट? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। वेल, ऐसा तो कुछ होता नहीं है और मैं मानती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ आभास होता है तो क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगे कि आपकी ये सो कॉल्ड प्रीमोनिशंस कब से आते हैं और आपको क्या क्या दिखता है? मुझे सपने कुछ 1 महीने पहले से आने शुरू हुए। मुझे अपने इन सपनों में कुछ चीजें, उनकी झलक दिखाई देती थी, जैसे कि स्विमिंग पूल, मेरा गार्डन। फिर एक दिन मुझे ईरा के सर से खून नजर आए, पर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट। उसके बाद जिस दिन ईरा का खून हुआ, उस दिन मुझे अपने सपने में ये दिखाई दिया कि ईरा को बहुत चोट लगी है। वो चल नहीं पा रही है, उसके पैर में बहुत चोट लगी है और वो अपने आप को घसीट रही है। दृष्टि, जब आपने ये सारे प्रीमोनिशन के सपने देखे तो आपने क्या किया? जी, पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ईरा का खून का सपना देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कि उसे सावधान करना चाहिए, और कोई तुम्हारा खून करने वाला है। प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की नहीं, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, समझी? योर ऑनर, दृष्टि की बातों से तो ऐसा लगता है कि इन्हें ईरा की बहुत चिंता थी, लेकिन अफसोस इनके पति पार्थ का ऐसा मानना नहीं था। जी, ये सच है कि दृष्टि ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। न जाने क्यों, लेकिन ईरा के आने के कुछ समय के बाद से ही दृष्टि मुझ पे ईरा को लेकर शक करने लगी थी। कई बार उसने ईरा को बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन मैं जानता था कि ईरा मेरी बेटी के लिए कितनी ज़रूरी है, और इसीलिए मैं ईरा का साथ देता था। लेकिन उस दिन तो दृष्टि ने हद ही कर दी थी। ईरा, क्या हुआ, दिखाओ। ऑनर, इतना गुस्सा कि उस गुस्से के कारण इन्होंने ईरा का खून ही कर दिया। ऑनर, मैं ईरा के फियांसे युग को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगी। दृष्टि को ऐसा लगने लगा था कि ईरा और उसके पति पार्थ के बीच कुछ है, जबकि ऐसा नहीं था। ईरा सिर्फ दृष्टि की बेटी, जिसे कि डिसलेक्सिया है, उसे पढ़ाने जाती थी, और दृष्टि ने एक बार खुद मुझसे कहा था कि अगर मैंने ईरा को नहीं समझाया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। एक मिनट मिस्टर युग, उस दिन ईरा को कुछ हो गया है ऐसा आपको क्यों लगा? ईरा कहीं गई भी तो हो सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईरा कहीं भी जाए मुझे फोन हमेशा करती। उस दिन उसका कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं आया?
योर ऑनर, ये रहे मिस्टर युग के फोन रिकॉर्ड्स, और फोन रिकॉर्ड से साफ जाहिर होता है कि ईरा ने उस दिन युग से ठीक 3 बजे बात की थी। राइट मिस्टर युग? हाँ, याद आया, सॉरी। ईरा से उस दिन बात के बाद मेरी चिंता और बढ़ गई थी। ईरा ने मुझे फोन पे कहा था कि वो दृष्टि से मिलने जा रही है। मैं नहीं चाहता तो दृष्टि से मिले और उनके बीच की प्रॉब्लम और बढ़े। मैंने ईरा को कहा भी कि वो दृष्टि से मिलना तो दूर, उससे फोन पे भी कोई बात ना करे और ना ही वो पार्थ से किसी भी तरह की बात करे। लेकिन मिस्टर युग, आप मुझे एक बात बताएंगे कि जिस रात ईरा का कत्ल हुआ था, उस रात 7 से 9 बजे के बीच में आप कहाँ थे? मैं ईरा को ढूंढ रहा था, हर उस जगह पे जहां वो हो सकती है। मेरी हमारी कॉमन फ्रेंड नव्या से भी बात हुई। जी हाँ, दृष्टि को ईरा पर शक था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि पार्थ और ईरा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सिर्फ दृष्टि का एक वहम था। नव्या, ये तुम क्या कह रही हो? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुमने तो मुझसे कहा था कि पार्थ और ईरा की नजदीकियां बढ़ रही है। मैंने कब कहा था? तुम झूठ क्यों बोल रही हो नव्या? सच बोलो ना। योर ऑनर, मुझे ऐसा लग रहा था कि दृष्टि को वहम हो रहे हैं और इसी वजह से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसीलिए मैं उसे एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कपूर के पास भी लेकर गई थी। जी हाँ, दृष्टि जी मेरी पेशेंट है, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और इसके लिए मैंने उन्हें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए थे। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, बात एकदम साफ है। दृष्टि जी दिमागी रूप से बीमार हैं और इसी बीमारी के चलते हुए उन्होंने ईरा का खून कर दिया। अगर मैंने खून किया होता तो मैं इंस्पेक्टर दवे के पास क्यों जाती? इंस्पेक्टर दवे, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आप मेरी बात समझिए दृष्टि जी, ये सिर्फ एक सपना है। ऐसे बुरे सपने हम सब देखते हैं, इन सपनों का असल जिंदगी में कोई अर्थ नहीं होता। मैंने ये बात सिर्फ इंस्पेक्टर दवे को ही नहीं बताई। वहाँ केडी पाठक भी मौजूद थे। आप तो मशहूर लॉयर हैं ना? क्या आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं समझ गई। पर आप मुझे इतना बताइए, कल को मेरी दोस्त ईरा को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दृष्टि जी, तो क्या आप मिस्टर के.डी. पाठक की बात कर रही हैं? द मशहूर लॉयर के.डी. पाठक? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर के.डी. पाठक, आज आप इस कटघरे के इस तरफ नहीं उस तरफ है। कैसा लग रहा है आपको? स्मिता जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मुझे यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं बुलाया होगा। क्यों ना हम मूल विषय पर आ जाएं। तो फिर ठीक है मिस्टर पाठक, आप इस कोर्ट को यही बता दीजिए कि कत्ल की रात आप वहाँ क्या कर रहे थे? जब युग ने इंस्पेक्टर दवे को फोन किया तो दवे साहब मेरे साथ ही थे, मेरी गाड़ी में थे, इसलिए मैं उन्हें वहां तक ले गया। तो मिस्टर के.डी. पाठक, आपने वहां क्या देखा? जब हम वहां पहुंचे तो दृष्टि के पास खून से सना हुआ चाकू देखा और स्विमिंग पूल में ईरा की लाश। और क्या सबूत चाहिए योना? ईरा की लाश का दृष्टि के घर के स्विमिंग पूल से मिलना। इंस्पेक्टर दवे और मिस्टर के.डी. पाठक का उन्हें मौका वारदात पर मिलना। मर्डर वेपन पे इनकी उंगलियों के निशान, ये सब साबित करते हैं कि दृष्टि ही कातिल है। The case is very clear, Your Honor. मिस नियति, आपके पास कोई और गवाह है? नो योर ऑनर।
तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है हेलो मिस्टर पाठक। हाँ नियति, कम सिट। जिस प्रकार से तुम अदालत में दृष्टि का केस लड़ रही थी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम बहुत ही उत्कृष्ट वकील बनोगी। थैंक्स सर। वेलकम। वैसे मेरे लिए तो आप मेरे रोल मॉडल हैं। जिस तरह से आप अपने मुवक्किल के साथ खड़े रहते हैं, उनका केस लड़ते हैं, उनकी सच्चाई को सामने लाते हैं, वैसे मैंने भी दृष्टि का साथ देने की पूरी कोशिश की सर, बट सर मुझे गम इस बात का नहीं है कि मैं केस हार जाऊंगी। मुझे गम इस बात का हो रहा है कि दृष्टि के निर्दोष होते हुए भी उसे सजा हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है सर कि दृष्टि ने ईरा का खून बिल्कुल नहीं किया है। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बट हाँ, ये फाइल जरूर है। ये उस डॉक्टर की है जिसने दृष्टि का ट्रीटमेंट किया था कोर्ट में बेहोश हो जाने के बाद। केस कुछ और ही है मिस्टर पाठक। सच्चाई हम सब से छिपाई जा रही है और ये सच्चाई आप सबके सामने ला सकते हैं। I'd like to request you sir, ये केस ले लीजिए और एक निर्दोष को बचा लीजिए प्लीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, शायद मिस नियति अपनी हार देख ही नहीं पाती, इसलिए वो आज इस कोर्ट रूम में उपस्थित ही नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस केस का फैसला सुनाएं। फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्योंकि ये केस अब तक समाप्त नहीं हुआ। मिस्टर केडी पाठक जी मिस राय। शायद आप भूल रहे हैं कि ये केस खत्म हो चुका है और इस केस का फैसला मेरे ही हक में होने वाला है, क्योंकि इस कोर्ट में मैं ऑलरेडी साबित कर चुकी हूँ कि दृष्टि ने ही ईरा का खून किया है। नहीं, भूल मैं नहीं, आप रही हैं। आप बहुत शीघ्र विषय वस्तु भूल जाती हैं मिस राय। अभी तो मैंने कहा कि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब भी कुछ ऐसे सत्य हैं जो अदालत से छिपाए जा रहे हैं ना। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे इनके केस की पैरवी करने दी जाए। ये रहे मेरे कागज पत्र। इजाजत। हाँ तो दृष्टि जी, सुना है आपको पूर्वाभास होता है, पूर्व सूचना मिलती है, दूसरे शब्दों में प्रेमोनिशंस। तो दृष्टि जी अदालत को बताएं कि किन बातों को लेकर ये आभास हुए हैं आपको। ईरा का सीढ़ी से गिरना, ईरा को चोट लगना और मैंने ईरा का खून भी होते हुए देखा था। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी पूर्वाभास हुए हैं आपको, वो ईरा को लेकर हुए हैं। जी। कभी कुछ और नहीं, कभी विचारा कि ऐसा क्यों? अजीब नहीं लगा आपको? हाँ पर लेकिन योर ऑनर, दृष्टि झूठ बोल रही है। वास्तविकता में इन्हें कोई पूर्वाभास नहीं होता। साइलेंस प्लीज। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दृष्टि नाटक कर रही है और खून दृष्टि नहीं किया? मिस राय, मैंने ये कहा कि इन्हें पूर्वाभास नहीं होता, प्रेमोनिशंस नहीं आते। ये नहीं कह रहा मैं कि हत्या इन्होंने की है। केडी, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि दृष्टि जी को पूर्वाभास नहीं होता, इन्हें पूर्व सूचना नहीं मिलती, इनका मति भ्रम किया जाता है, इन्हें हेलुसिनेट करवाया जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये जानने के लिए मैं डॉक्टर रंजन को कटघरे में बुलाना चाहूँ। डॉक्टर रंजन, उस दिन यहाँ अदालत में अचेत होने के बाद, बेहोश होने के बाद दृष्टि जी को आप ही के अस्पताल ले जाया गया था चिकित्सा के लिए।
जी। तो क्या परीक्षण था आपका? पहले मुझे लगा कि शायद स्ट्रेस की वजह से ही दृष्टि जी को चक्कर आया होगा, लेकिन जब मैंने उनकी ब्लड रिपोर्ट देखी आई वॉज शॉक्ड। क्यों अचंभित हो गए आप? क्या था उनकी ब्लड रिपोर्ट में? दृष्टि जी के ब्लड में न्यूरोफार्म नाम के ड्रग के ट्रेसेस बहुत अधिक मात्रा में पाए गए। योर ऑनर, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की ड्रग है। जिस भी आदमी को ये ड्रग दी जाती है उस आदमी के दिमाग के सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। और इस ड्रग का असर कम से कम 3 से 4 घंटे तक रहता है। जिस भी इंसान को यह ड्रग दी जाती है वो कुछ घंटों के लिए अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल खो बैठता है। ऐसे में अगर उस इंसान को कोई आवाज सुनाई जाती है या कोई घटना दिखाई जाती है जो असलियत में वहां है ही नहीं, तो भी वो उसे सच मानने लगता है। उसे लगता है कि वो घटना या वो आवाज उसने सपने में कहीं देखी या सुनी है। और इस सारे प्रोसेस को हेलुसिनेशन कहते हैं। दृष्टि जी के साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा था। उन्हें हेलुसिनेट किया जा रहा था। इस ड्रग की मदद से कोई चाहता था, जानबूझकर इंटेंशनली उन्हें एहसास दिला रहा था कि ईरा मरने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई ड्रग्स नहीं लेती। योर ऑनर, दृष्टि जी की बात दुर्भाग्यवश बिल्कुल सही भी है और बिल्कुल गलत भी। मतलब? इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि कोई इन्हें आम दवा के बहाने न्यूरोफॉर्म खिलाया करता था, इनका मति भ्रम किया करता था और इन्हें इस बात का ज्ञान तक नहीं होने दिया। दृष्टि जी, आपको दवा कौन खिलाता था? मेरी दवाई की जिम्मेदारी तो नव्या की थी। नव्या जी, दृष्टि जी को दवा आप दिया करती थी, इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूरोफॉर्म भी इन्हें आप भी। ईरा जब जब घर से बाहर जाती थी मैं तभी दृष्टि को दवाई देती थी, पर मुझे नहीं पता कि दृष्टि को कौन सी दवाई खिलाई जा रही थी और क्यों खिलाई जा रही थी। चलिए ये बताइए कि क्या आप हमेशा दृष्टि के साथ रहते? जी हाँ। तो जिस समय ईरा की हत्या हुई उस समय कहाँ थे आप? क्या हुआ, याद नहीं याद? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। ईरा की हत्या के समय आप वहीं थी, हत्या के अवसर पर, हत्या के स्थान पर, और ईरा की हत्या में आपका हाथ भी था। योर ऑनर, न्यूरोफॉर्म जो दृष्टि को खिलाया जाता था वो गेट वेल मेडिकल स्टोर से लिया जाता था योर ऑनर, जिसकी कस्टमर आईडी पर सरप्राइज सरप्राइज नव्या जी का नाम। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, न्यूरोफॉर्म किसी भी केमिस्ट से बड़ी सरलता से किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध हो सकता है, और ऐसा करने के लिए, यह प्रिस्क्रिप्शन पाने के लिए रुपयों का लालच देकर नव्या जी ने डॉक्टर कपूर की मदद ली। गलती होगी मुझसे, पैसों की लालच में मैं इस नव्या की बातों में आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि इस मेडिसिन का यूज ये किसी को मारने के लिए करने वाली है। हाँ तो नव्या जी, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप ही ने दृष्टि को मति भ्रम करवाया? क्या आप ही ने ईरा की हत्या की है, हाँ या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ वही कर रही थी जो मुझे करने के लिए कहा जा रहा था। कहा जा रहा था? कौन कह रहा था आपसे ये सब करने को? बोलिए नव्या जी, किसके कहने पर आपने ये सब किया? ईरा। ईरा? ईरा दृष्टि के पति पार्थ से बहुत प्यार करती थी और वो किसी भी कीमत पर पार्थ की जिंदगी से जुड़े रहना चाहती थी। लेकिन पार्थ दृष्टि और अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी ईरा ने प्लान किया कि वे दृष्टि का मानसिक संतुलन को बिगाड़ देगी ताकि पार्थ हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाए और ईरा उसके साथ रह सके। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है दृष्टि से,
लेकिन ईरा ना केवल मेरी अच्छी दोस्त थी, पर वो पैसों से भी मेरी मदद कर रही थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं ईरा की मदद करूंगी। ईरा दवाई के बहाने दृष्टि को न्यूरोफॉर्म देती थी। दवाई खाने के कुछ 15 मिनट बाद से ही दृष्टि का सर घूमने लगता था, उसे नींद आने लगती थी, और तब ईरा ये सब नाटक करती थी। इन सब का दृष्टि के दिलो दिमाग पर इतना असर पड़ने लगा कि वो डरने लगी थी। उसे लगता था कि उसे सच में सपने आते हैं जो सच होते हैं। ईरा का सीढ़ियों से गिर जाना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। वो भी हमने दृष्टि को हेलुसिनेट करके उसको एहसास दिलाया कि ईरा को कोई परेशान कर रहा है, उसको कोई सीढ़ियों से गिरा रहा है। और ये बात सच साबित करने के लिए ईरा ने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। और फिर दृष्टि को यकीन होने लगा था कि उसके सपने सच होते हैं, उसे प्रेमोनिशंस आते हैं। जरा समझाइए मुझे नव्या जी के आप और ईरा मिलकर दृष्टि के साथ केवल ये खेल खेल रहे थे, तो फिर आपने ईरा की हत्या क्यों की? मैंने ईरा को नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं कि ईरा का खून कब हुआ और कैसे हुआ। नव्या सही कह रही है। नव्या खून कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसी अदालत में युग ने यह बयान दिया था कि उसी के कहने पर नव्या पूरी रात ईरा को ढूंढती रही। ये रही उन लोगों की लिस्ट जिनसे नव्या ईरा की कत्ल की रात मिली थी। नव्या को लेट हो रहा था, इसलिए वो दृष्टि की फ्रेंड बीना के घर रुक गई थी। यानी ईरा के कत्ल के दिन वो वहां नहीं थी। अब किस पे इल्जाम डालेंगे मिस्टर केडी पाठक? क्यों इतने सीधे साधे केस को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर महोदया, क्या ये नहीं हो सकता कि ईरा और नव्या के अलावा भी कोई ऐसा रहा हो जिनसे दृष्टि से बैर हो, भय हो, या ये कहूं कि ईरा से भय हो? मैं समझाता हूं। योर ऑनर, जिस घर में ये मति भ्रम का खेल रचा गया, वहां ईरा, नव्या और दृष्टि के अतिरिक्त भी एक व्यक्ति रहते हैं, दृष्टि के पतिदेव पार्थ। बहुत ही दुखद बात है मिस्टर पार्थ, आपकी पत्नी को न्यूरोफॉर्म जैसा जोखिम भरा खतरनाक ड्रग दिया जा रहा था, उनके साथ मति भ्रम का खेल खेला जा रहा था, पागल करवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, और आप चुपचाप देखते रहे। एनीवे, ये बताइए कि जिस समय ईरा की हत्या हुई आप कहाँ थे? जी, मैं अपने ऑफिस में ही था, कुछ पेंडिंग काम खत्म कर रहा था। ऐसी। और आपके इस बात का कोई साक्षी, कोई गवाह? जी हाँ, हमारे ऑफिस का गार्ड राम सिंह। जी साहब, उस रात पार्थ साहब को ऑफिस में बहुत सारा काम था और करीबन 7, साढ़े 7 बजे तक वो ऑफिस में ही थे। उसके बाद मुझे पता नहीं साहब। उसके बाद आपको पता नहीं का अर्थ क्या? असल में मेरी ड्यूटी 6:30 बजे तक ही होती है। अच्छा। और आधे घंटे देर तक मैं इसलिए रुका ताकि उनका काम ख़त्म हो जाए। फिर साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे ऑफिस की चाबी ले ली और मुझे घर जाने के लिए कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी, बैठिए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मिस्टर पार्थ ने स्वयं अपने सुरक्षा कर्मी राम सिंह को ये कहकर घर भेज दिया कि उन्हें अपना कार्य समाप्त करने में और समय लगेगा। वास्तविकता में योर ऑनर, वो राम सिंह का एक साक्षी के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। राम सिंह के वहां से जाते ही मिस्टर पार्थ अपने घर गए और वहां जाकर ईरा की हत्या कर दी। ये झूठ है, आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, जिस इल्जाम को मिस्टर पार्थ बेबुनियाद कह रहे थे, ये रही उसकी बुनियाद। वास्तविकता में ईरा और मिस्टर पार्थ के बीच अनैतिक संबंध थे और सिटी हॉस्पिटल के सूची के अनुसार ईरा ने बच्चे के पिता के नाम के भाग पार्थ का नाम लिखा। एक बात बताइए मिस्टर,
क्या कोई महिला अपने बच्चे के पिता का नाम यूं ही लिखवा देती है बिना कारण? चलिए बताइए, उस बच्चे के पिता आप थे या नहीं, वरना मैं अदालत के सामने उस बच्चे का डीएनए रिपोर्ट भी पेश कर सकता हूं। जी, ये सच है। ईरा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये झूठ है। आप बैठ जाइए आप। मिस्टर पार्थ, उस पर ध्यान मत दीजिए, बताइए क्या बता रहे थे आप? ईरा बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, पर मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में मेरे और ईरा के रिश्ते के बारे में दृष्टि को पता चले। मैं दृष्टि को खोना नहीं चाहता था। आप दृष्टि को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको डर था कि आपके इस रहस्य के बारे में ईरा सबको बता देगी। वो आपके लिए एक विपत्ति बनती जा रही थी, एक जोखिम बनती जा रही थी, और उससे पहले कि कुछ हो आपने उसकी हत्या कर दी। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने ईरा को नहीं मारा। मानता हूं कि मेरे पास ईरा को मारने की वजह थी, पर मैंने उसका खून नहीं किया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक अपने मुवक्किल दृष्टि जी को बचाने के लिए मिस्टर पार्थ के ऊपर खून जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम लगा है। खूनी मिस्टर पार्थ है, इसका ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह, लेकिन दृष्टि जी के पास वजह भी है और उनके खिलाफ सबूत भी। ईरा और पार्थ के रिश्ते को लेके दृष्टि जी की जिंदगी में जो टेंशन थी ना, वो और भी बढ़ गई जब दृष्टि जी को ईरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। दृष्टि जी, क्या आपको इस बात की जानकारी थी? दृष्टि जी की खामोशी से साफ साफ पता चलता है कि वो जानती थी कि ईरा उनके पति के बच्चे की मां बनने वाली है। प्रोसिक्यूटर साहब, चुप्पी और बात होती है, अदालत साक्ष्य मांगती है। इस बात का कोई साक्ष्य है आपके पास? मिस्टर पाठक, ये रही ईरा के गायने की अपॉइंटमेंट लिस्ट, जिसमें दृष्टि जी का भी नाम लिखा है। इससे ये साफ पता चलता है योर ऑनर कि दृष्टि जी ईरा के गायनक से मिली और उन्हीं के जरिए उनको ये पता चला कि ईरा उनके पति के बच्चे की मां बनने वाली है। प्रोसिक्यूटर साहब जरा रुकिए, इस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। इस अपॉइंटमेंट लिस्ट की जेरोक्स पर तारीख 27 दिसंबर है, यानी कि वही दिन जिस दिन पर ईरा की हत्या हुई थी, और उसी दिन पर दृष्टि को पता चला कि ईरा के बच्चे के पिता उनके पति हैं। किंतु योर ऑनर, मैं इन्हें स्मरण कराना चाहूंगा कि 1 महीने पहले से ईरा के बारे में जो मति भ्रम इन्हें आते थे, उसके बारे में ये कभी इंस्पेक्टर दवे के पास, तो कभी युग के पास, तो कभी नव्या के पास गुहार लगा रही थी। तो कब ये क्या जानकारी हासिल होने से पहले की प्लानिंग, कुछ समझ में नहीं आई मुझे। मिस्टर पाठक, जी। नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। ईरा ने खुद मुझे फोन करके हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि ठीक 3:30 बजे मुझे मदर केस के वार्ड के सामने मिले। मैं वहां पहुंची, पर ईरा वहां नहीं थी। मैंने बहुत उसका इंतजार किया, पर मेरी मुलाकात ईरा से नहीं हुई। और फिर रिसेप्शन में गई और वहां ईरा के बारे में मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ईरा वहां डॉक्टर शिवानी, जो कि गायनक है, उनसे मिलने आया करती थी। जब मैं डॉक्टर शिवानी से मिली तो मुझे पता चला कि ईरा प्रेग्नेंट है, और वो वहां अपने पति पार्थ के साथ जाया करती थी। दृष्टि जी, आपको ईरा और अपने पति की इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में पता चला और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैं टूट गई थी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दोष देने लगी। कई बार मन में आया कि मैं पार्थ को फोन करके पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
पर मुझे मौका ही नहीं मिला और उसी दिन मुझे हीरा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया गया। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, इस केस ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ लिया है। ये मेमोरी कार्ड मुझे घटनास्थल से प्राप्त हुई। इसमें एक महिला का स्वर दर्ज है। मैं चाहता हूं कि अदालत उसे सुने। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये तो हीरा की आवाज है, यही तो मुझे सुनाई देती थी हर बार। दृष्टि जी ठीक कह रही हैं योर ऑनर, ये स्वर ईरा की ही है। मैं चाहता हूं कि अदालत एक बार ध्यान से इस आवाज को सुने। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। योर ऑनर, ईरा के स्वर के साथ साथ एक डिजिटल रिस्ट वॉच के अलार्म की आवाज भी दर्ज है। एक बार फिर से सुनिए। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि वो व्यक्ति जिसने ये डिजिटल वॉच अपने हाथों में पहना था उस समय ईरा के साथ उपस्थित था जिस समय ईरा ने ये रिकॉर्डिंग बनाई थी। और सौभाग्य से योर ऑनर, डिजिटल रिस्ट वॉच की यही आवाज मैंने यहां अदालत में उपस्थित एक व्यक्ति के हाथों में लगी हुई घड़ी से सुनी थी। युग युग ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हाँ, तो युग अपनी घड़ी का अलार्म जरा अदालत को सुनाने का कष्ट करेंगे। लेकिन प्लीज। वही ध्वनि है यार। ये क्या मजाक है? ऐसी वॉचेस तो न जाने कितने लोगों के पास होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन सब पे शक करोगे। भाई वकील होना चाहिए था तुम्हें। दलील तो ठीक रखी कि ऐसी घड़ी कई लोगों के पास हो सकती है, किंतु मेरे पास एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, एक ऐसा आई विटनेस जो ये स्पष्ट कर देगा कि ईरा की हत्या आप ही ने की है। योर ऑनर, युग का कहना है कि जिस दिन ईरा की हत्या हुई उस दिन इन्होंने ईरा से केवल एक बार फोन पर बात की। ये ईरा से नहीं मिले, किंतु मेरे साक्षी का कहना है कि उन्होंने इनको और ईरा को एक साथ उस अस्पताल में देखा। और मेरे सहायक वरुण उस साक्षी को किसी भी समय अदालत में लाते ही हो। इतना ही नहीं योर ऑनर, युग ईरा की गर्भावस्था के बारे में भी जानते थे। ईरा ने दृष्टि को अस्पताल बुलाया था और दृष्टि वहां पहुंची उनसे मिलने, लेकिन दोनों की मुलाकात होती उससे पहले युग वहां पहुंचे और वहां से ईरा को लेकर चले गए। उस क्षण के बाद किसी ने ईरा को जीवित नहीं देखा। युग जान गए थे कि ईरा के कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका पिता पार्थ है और इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने ईरा की हत्या कर दी। हत्या कर दी या नहीं? जैसा भी ये क्या कह रहे, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते हैं? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे क्या पता आप किस साक्षी की बात कर रहे हैं। मैं अदालत में झूठ बोल रहा हूं। हाँ, शायद आप झूठ बोल रहे हैं। और वो
साक्षी जिसने अपनी आंखों से आपको ईरा को अस्पताल से ले जाते हुए देखा, वो भी झूठ बोल रहा है। किस साक्षी की बात करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा समझने की कोशिश करिए। आप ईरा से अस्पताल में मिले थे? नहीं, मैं नहीं मिला था। कहाँ मिले थे? मैंने ईरा को हॉस्पिटल के बाहर एक कैफे में बुलाया था। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मैंने उसे मार क्षमा चाहता हूं, कभी कभी सच को सामने लाने के लिए झूठ की सहायता लेनी पड़ती है। आगे की कहानी। मैंने ही मारा ईरा। जिस खेल को उसने शुरू किया था उसे खत्म मैंने किया। मैंने ईरा को दृष्टि के यहाँ टीचर के जॉब पे लगाया, ये सोच के कि इससे मेरी दोस्त दृष्टि को मदद मिलेगी। लेकिन उसने ना सिर्फ दृष्टि के साथ बल्कि मेरे साथ भी धोखा किया। दृष्टि ने कई बार मुझे समझाया कि ईरा का बर्ताव सही नहीं है, वो मेरे साथ धोखा कर रही है। लेकिन मैंने उसकी बात तब तक नहीं मानी जब तक कि मैंने खुद अपने कानों से हीरा को नव्या से बात करते नहीं सुना। हीरा नव्या से कह रही थी कि वो पार्थ से बहुत प्यार करती है, अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पार्थ के साथ गुजारना चाहती है। इसी तरह मुझे पता चला कि कैसे ये लोग दृष्टि को न्यूरोफॉर्म का डोज देकर भ्रमित कर रहे हैं ताकि उसे पागल साबित कर सके और पार्थ की जिंदगी से दूर कर सके। बहुत ही घटिया खेल खेल रहे थे। सिर्फ प्यार होता तो मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन वो मेरे साथ धोखा कर रही थी। वो पार्थ के बच्चे की तभी मैंने सोच लिया कि जिस खेल को इन्होंने शुरू किया उसे खत्म मैं करूंगा। इसीलिए उस दिन मैंने पार्थ के मोबाइल से हीरा को मैसेज भेजा और उसे फार्म हाउस पे बुलाया। 7:30 का टाइम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि 7 बजे ये लोग दृष्टि को न्यूरोफॉर्म का डोज देते थे। दृष्टि किसी भी कीमत पर अपना दवाई का डोज लेना नहीं भूलती थी। और जैसे ही दृष्टि दवाई के असर में आई, मैंने उसे स्विमिंग पूल से दूर एक चेयर पे बिठा दिया। ठीक 7:30 बजे हीरा भी दृष्टि के घर आ गई। उसे अभी यही लग रहा था कि उसे यहां पार्थ ने बुलाया। इस तरह मैंने हीरा को मारने के बाद दृष्टि को वहां जमीन पर लिटा दिया। वो खून भरा चाकू, चेहरे पे खून के दाग, सब मेरा किया हुआ। The defense rests, Your Honor. सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत युग और नव्या को ईरा के खून में दोषी पाती है और उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है। साथ ही दृष्टि को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंजाइन ट्विंस, सियामीज ट्विंस, या हिंदी में कहिए जुड़े हुए जुड़वा। इस दुनिया में इस अनोखी अवस्था के एक नहीं कई केसेस हैं। इसलिए इस जोड़ को ऑपरेशन के माध्यम से अलग करना कोई नई बात नहीं है। सो डोंट वरी। कॉम्प्लिकेशन तब होते हैं जब दोनों के बीच में कोई कॉमन आर्गन हो, जैसे दिल, गुर्दे या लंग्स। लेकिन मिहिका और माया के केस में उन दोनों के ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग सलामत हैं। सुना तुमने? अब तुम भी बाकी लड़कियों की तरह आम जीवन बसर कर सकती हो। लेकिन आकाशी अंकल, मुझे मिहिका दीदी से अलग नहीं होना। 22 सालों से दीदी से जुड़ी हुई हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। दीदी ने ही मुझे चलना, बोलना, यहाँ तक कि जीना सिखाया है।
इनके साथ रहती हूँ तो लगता है जिंदगी जी रही हूँ। इनसे अलग हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माया बेटी, इस ऑपरेशन से सिर्फ तुम्हारा शरीर मीका से अलग होगा, तुम नहीं। क्यों मीका? और नहीं तो क्या, ऑपरेशन के बाद भी मैं हमेशा तुझसे चिपकी रहूंगी, समझी? नहीं मीका दीदी, मुझे आपसे अलग नहीं होना। और फिर आप तो जानती हो ना, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। लेकिन माया बेटे, कब तक इस तरह एक दूसरे के सहारे? रहने दीजिए आकाश अंकल, माया को इस ऑपरेशन से डर लग रहा है और अब मैं भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। और वैसे भी हम दोनों खुश हैं ऐसे ही, एक जुड़ी हुई बहनें, है ना माया? मीका, तुम भी? अरे तुम तो समझदार हो बेटा। आकाश अंकल, वो समझदारी किस काम की जो अपनों को ना समझे। और वैसे भी माया मेरी बहन नहीं, मेरा साया है। साया तो मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। और फिर हम तो अभी जिंदा हैं। जिंदा तो तुम इसलिए हो क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। मामा जी। हाँ, मामा जी। तो तुम यहाँ भाग कर आई हो, हैं? मुझे बिना बताए, अपने मामा को बिना बताए तुम ऑपरेशन करवा रही हो। ये ऑपरेशन इनकी भलाई के लिए है भंडारी। इनकी भलाई? तो मेरी भलाई का क्या? अरे मैं इनको बचपन से पाल रहा हूं। इनकी माँ तो इनको पैदा करते ही आत्महत्या करके मर गई थी और ये आफत मेरे गले में डाल के गई है। और जिस नरक में तुम उन्हें ढकेल रहे हो, उनकी मजबूरी की नुमाइश करके, उसका क्या? स्टेज शो, टीवी, जाने कहां कहां भटकाते हो उन्हें। उनकी मजबूरी को लोगों के मनोरंजन का जरिया बना दिया तुमने, लालची इंसान। ओए अगाशे साहब, मैं जो भी हूं इनका सगा मामा हूं और तुम इनके कुछ भी नहीं लगते। अगर आज के बाद तूने मेरी इजाजत के बिना इनसे मिलने की कोशिश की या इनको कहीं पे भी बुलाया तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, साथ में पुलिस को लेकर आऊंगा। मामा जी, इन्हें छोड़ दीजिए ना, हम आपके साथ चल रहे हैं अभी। घर तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। कल तुम दोनों को एक टीवी प्रोग्राम में भी जाना है, उसके लिए मैंने एडवांस भी ले लिया है। चलो, या निकालो जूता। सॉरी डॉक्टर आकाश, मुझे नहीं लगता है जब तक इनका ये कंस मामा जिंदा है आप इन दोनों बहनों का कोई भला कर सकेंगे। जिंदा है, लेकिन कब तक? हाँ? हाँ जी निशा जी, पैसे मिल गए हैं मुझे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल दोनों लड़कियां आपके चैनल के स्टूडियो में पहुंच जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इनके हर नए कर्तव्य के अलग से पैसे लगेंगे। एक्स्ट्रा मनी। हेलो हेलो, अबे तू क्यों काट रहा है काम को? थक गया था सेठ। हराम का बच्चा। अरे ओ मेरी करोड़ की नोट, आया इधर आओ। एक को बुलाओ तो 2 आती है। एक पे एक फ्री। तुम्हारे माँ बाप ने भी पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तुम्हारी जैसी औलाद हुई। एक छोटा बना के लाओ जल्दी। सेठ मैं देता। आराम से गिर जाएगा। जाओ निकलो। मामा जी, मामा, वो हम लोग सोच रहे थे कि
हम लोग कंप्यूटर कोर्स करेंगे आगे के लिए। हाँ? कंप्यूटर का कोर्स? अरे कंप्यूटर का कोर्स करके क्या करोगी? नौकरी करोगी? तुम जैसे को तो सर्कस में करतब दिखाने का काम मिलता है। निकलो नहीं तो मारूंगा जूता। चल भागो। मामा, मैं कहा था 70। जी हाँ 70। 71, 72, 73। सेठ क्या हो रहा है? सेठ क्या हो रहा है? सेठ क्या हो रहा है? सेठ पानी पानी। हाँ सेठ पानी ला दो। देखिए हो क्या सेठ? जल्दी। हाँ अरे सेठ हो क्या रहा? सेठ क्या हो गया सेठ? उठो सेठ। सेठ सेठ माया माया देखा जल्दी आओ। सेठ को क्या हो गया? सब कुछ मेरे सामने हुआ। भंडारी सेठ ने 2 घुट दारू मारा, उसके बाद उनके गले में दर्द हुआ, ऐसा पकड़ के बोले पानी पानी। मैं पूछा सेठ क्या हुआ सेठ क्या हुआ? बोले पानी पानी। उसके बाद जमीन पर गिर गए, मुंह पे से पैस निकला और फिर हम शराब का वो गिलास का है? इधर है साहब। इधर इधर साहब। बात की सुनो, तुम दोनों तो नहीं उठाए ना? तुम दोनों में से वो ड्रिंक किसने बनाया था? वो मैंने। लेकिन सेठ के लिए तुम माया ने। तुम्हें पता कि मुझे साहब वो ड्रिंक मैंने बनाया था। पक्का? कमाल करता है यार तू दवे। तू खुद कानून का रखवाला है तो मुझसे कानूनी सलाह लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुझे? केडी, ये केस ही कुछ ऐसा है, इसमें कानून की सारी किताबें कुछ नहीं कहती। अच्छा क्यों, क्या है ऐसा किसमें? केडी, 2 जुड़वा बहनें हैं। दवे, जुड़वा बहनें 2 ही होती हैं। मेरा मतलब है जुड़वा बहनें हैं, अगर उनमें से एक किसी का खून कर दे तो दूसरी का क्या होगा? तो क्या होगा जिसने
हत्या की है उसे सजा मिलेगी। और आई एम सॉरी केडी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कमर से। रियली इंटरेस्टिंग। तबे मेरे अनुमान में भारतीय वकालत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मतलब अगर अपराधी को सजा मिले तो साथ में निरपराधी को भी सजा मिलेगी, और अगर बेगुनाह को छोड़ दिया तो साथ में हत्यारिन भी छूट जाएगी। बहुत अद्भुत केस है। अब तुम ही बताओ कि कानून इसमें क्या करे। हाँ, इसमें कानून ये करे कि मुझे लेकर बहनों के पास चले। केडी, मैं तुम्हारे पास सवाल लेकर आया हूं, किसी का केस लेकर नहीं। ठीक है, देख देवे, मेरे अनुमान में एक ही रास्ता है। या तो दोनों को अपराधी साबित किया जाए या दोनों को बेगुनाह। अब तेरी मदद के लिए मैं तुझे प्रणाली का नंबर, माया का नंबर, IM जायसवाल का नंबर, तू जिसका नंबर बोले उसका दे सकता हूँ, या फिर बहनों से मिलने चल सकते हैं। क्या करें बोल? बोला था ना मैं तेरे को। और अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये लोचा नहीं देखना पड़ता तेरे को। मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलने का है। तू जा यहाँ से। जा रहा है, अभी तो जा रहा है मैं, लेकिन फिर मिलने आएगा। और हाँ, एक बात याद रखना मीका, इतनी आसानी से नहीं। माया। तुम भी कहा। इंस्पेक्टर दवे ने बताया कि तुम पर तुम्हारे मामा अमरनाथ भंडारी की हत्या का आरोप है, किंतु तुम पर नहीं मीका। तुम चाहो तो यहाँ से तुम्हारी रिहाई की अपील कर सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ कि इस वक्त भी मैं अपनी बहन के साथ हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये बेगुनाह है। इसने मामा को नहीं मारा। तुम्हारे मामा की मृत्यु जहर पीने के कारण हुई है। वो जहर जो उनके शराब के गिलास में मिला था, और उस समय रसोई घर में तुम दोनों ही थी, तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो जहर या तो तुमने मिलाया होगा माया, या फिर तुमने मीका। मीका दीदी ने कुछ नहीं किया, और ना ही मैंने। हम दोनों ही बेगुनाह हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल कोई तीसरा ही हो। हाँ, हो सकता है, अक्सर होता भी है। तीसरे से याद आया, ये जो महाशय जो चिल्ला रहे थे अभी, जो यहाँ से गए, कौन है वो जश्न है, हमारी पास वाली खोली में रहता है। अब दोनों का दोस्त है वो। मीका दीदी का, मेरा नहीं। जी साहब, मैं मीका और माया को बचपन से जानता है। दरअसल अच्छा जमता है मेरा दोनों के साथ। बचपन में तो आपने अच्छा जमा लिया। अब अदालत ये जानना चाहती है कि जवानी में आप क्या करते हैं। कहने का मतलब है कि आप काम क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है? मैं हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करता है साहब। दरअसल हीरे की परख और उसकी सफाई का काम मेरा है। हीरो की सफाई ये कैसे होती है? योर ऑनर, इस प्रश्न का इस केस से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर जायसवाल, योर ऑनर, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और पाठक साहब भी, कि मैं बेफिजूल के सवाल कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए टाइम इज मनी एंड मनी इज टैलेंट। योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से गहरा ताल्लुक है। ओके, प्रोसीड। तो इंटरप्ट कर दिया इन्होंने। कहाँ थे हम? हाँ, हीरो की सफाई। ये कैसे होती है हीरो की सफाई, जरा बताइए साहब। वो पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन। जोर से बोलिए। क्या साहब? वो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम साइनाइड, योर ऑनर। यानी कि ये वही जहर है जिससे मिस्टर अमरनाथ भंडारी की मौत हुई। दरअसल सर, वो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन से हम लोग
हीरे की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते इसका हैं। मतलब ये हुआ कि ये पोटेशियम साइनाइड आप अपने पास रखते हैं हमेशा? जी हाँ, मेरी खोली में, जो इनकी खोली से लगकर है, बस वहीं पर। That's it. पाठक साहब, your witness. जशन, कृपया कर अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे? क्या लिखा है? मिहिका। जहां तक मेरा ज्ञान है, इंसान अपने शरीर के अंगों पर केवल उसी व्यक्ति का नाम गुदवाता है जो उसके बहुत ही प्रिय होता है, प्यारा होता है, दुलारा होता है। तो क्या तुम्हारे हाथों पर मिहिका के नाम का होना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम मिहिका से प्रेम करते हो? जी साहब, मैं मिहिका से प्यार करता है। और ब्याह भी करना चाहते थे? जी। किंतु मिहिका के मामा के होते हुए आपका ये सपना सच नहीं हो पाता। क्या यही कारण था जश्न की मिहिका को अपने मामा के चंगुल से स्वच्छंद करवाने के लिए? सॉरी टू इंटरप्ट योर ऑनर, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, अगर जशन ने मिस्टर भंडारी को मारा होता तो मिहिका मामा के चंगुल से तो अलग हो जाती, माना। लेकिन अपनी बहन माया के चंगुल से कैसे अलग होती? मतलब जिस तरह से ये यूं जुड़ी हुई है, आपको नहीं लगता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता? क्या आपको लगता है केडी पाठक साहब कि ये शादी वास्तव में पॉसिबल है? योर ऑनर, जिस तरह से ये शादी की थियरी नामुमकिन है, इसी तरह से सर का इल्जाम भी बेबुनियाद है। मैं जानता था साहब कि मेरा पेशे की वजह से ये साइनाइड का बात मुझ पर ही आएगा, लेकिन जज साहब, आज मैं ना चाहते हुए भी अदालत के सामने सब सच बताना चाहता है। जज साहब, भंडारी मामा के कत्ल से एक दिन पहले ये दोनों बहनें मेरी खोली पर आई थी। और देख मिका, अगर तू मेरे को ठुकरा देना, कसम से कह रहा है, मैं जहर पीकर खुदकुशी कर लेगा। जश्न, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? हमारा फ्यूचर क्या है? जब तक माया मेरे साथ है, तुम और मैं कभी... अरे तो ऑपरेशन करा के अलग क्यों नहीं हो जाते तुम दोनों? कितनी बार डॉक्टर आकाशे ने बोला है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तेरी डरपोक बहन ना खुद चैन से जिएगी और ना ही हम दोनों कुछ। जश्न, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो। इस बेचारी का मेरे अलावा है ही कौन? मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ जश्न, लेकिन अगर मुझे मेरी बहन और तुम में से किसी को चुनना पड़े तो मैं मेरी बहन को ही चुनूंगी। हरीश, तेरा फैसला है ना, तो याद रखना, एक दिन बहुत पछताएगी तू। तुमने माया को जहर की शीशी चुराते हुए खुद देखा? जी साहब। फिर तो स्पष्ट है जश्न कि तुमने उसे रोका होगा, टोका होगा, बाधा डाली होगी। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कमाल है सर। केडी सर, आई वुड लाइक टू आस्क, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज। तुमने मतलब बिल्कुल रोका नहीं, कुछ नहीं? साइनाइड हजम करना जितना मुश्किल है, उतना ही ये बात हजम करना मुश्किल है योर ऑनर। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी नजर के सामने से कोई जहर की शीशी चुरा के लेके जाता है और तुम अनदेखा कर देते हो, क्यों? अरे भाई, ये जहर है, कोई चाय की पत्ती नहीं, कोई फर्क ना पड़े।
दरअसल मुझे लगा कि माया अपनी बहन पर बोझ होने के एहसास से खुदकुशी करना चाहती है और शायद इसीलिए उसने वो जहर की बोतल मेरी खोली से चुराई। इसीलिए तुम चुप रहे। तुमको ये लगा कि जहर पीने के बाद माया मर जाएगी, मिहिका माया की चुंगल से और तुम्हारी बाहों में। एक्सीलेंट। बट योर ऑनर, ऐसा था नहीं, क्योंकि माया अपने आप को नहीं उसके मामा को मारना चाहती थी। एम आई राइट और एम आई राइट माया? उप्स, सॉरी सर, आपकी लाइन बोल गया मैं। यही चाहता था मैं। जश्न झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस रोज ये सब कुछ हुआ था, लेकिन माया ने वो जहर की शीशी नहीं चुराई। हाँ, मैंने तो कोई शीशी नहीं चुराई। दो ही बातें हो सकती है ऑनर। एक, या तो माया ने वो जहर की शीशी नहीं चुराई, और या दो, तुम अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। एक तीसरा कारण और है योर ऑनर। मदिरा का वो गिलास जिसमें विष मिलाया गया था, हत्या शस्त्र जो हत्या क्षण से हत्या स्थल से लापता है और अब तक पुलिस को नहीं मिला। दो ही कारण है इसके, एक माया, दूसरा मिहिका। योर ऑनर, मेरा ये मानना है कि ये दोनों बहनों की मिली भगत है। एक तीसरा कारण भी है, मिस्टर भंडारी के गृह सेवक फुकन। हुजूर, हमें क्यों बुलाया यहाँ? हम तो खुद ही पुलिस को सारा का सारा ड्रामा बोल दिए बिना किसी दबाव के। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कानून की सहायता करने की भावना रखते हैं। जी। तब तो अवश्य आप आज इस अदालत में सत्य ही बोलेंगे। जी। चलिए बताइए, जब आपने भंडारी जी को मरते हुए देखा, सर्वप्रथम क्या किया आपने? हाँ, हम फौरन बाहर जाकर डॉक्टर अगाशे को फोन किए ताकि जल्दी से वो आए और भंडारी सेठ को बचा ले। उसी दौरान ये दोनों बहनों ने गिलास गायब किया होगा। सर, ये झूठ बोल रहा है। इसका उल्टा हुआ था, इसीलिए मुझे और माया को रसोई घर में भेजा था पानी लाने के लिए, और मामा की लाश के साथ ये अकेला ही था। चमाट मार दूंगा, एक नंबर की झूठी। मिस्टर फुकन, अपने लहजे पर जरा काबू रखिए। माई बाप, माफी चाहता हूँ। शांत हो जाइए, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। योर ऑनर, सरल शब्दों में फुकन जी झूठ बोल रहे हैं और बहनें सच बोल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर अगाशे के कथन के अनुसार उन्हें फोन मिहिका ने ही किया था। अरे हमने ही फोन किया था, बाप की सौगंध। ये डॉक्टर अगाशे ना झूठ बोल रहा है इन दोनों बहनों को बचाने के लिए। साहब, हमने गिलास गायब नहीं किया। जाने दीजिए फुकन जी। देखिए, ये बताइए कि वहां घटना स्थल से उस गिलास के अतिरिक्त और कोई वस्तु लापता हुई थी? उदाहरण के रूप में रुपयों की गड्डी जो वो गिन रहे थे बैठे बैठे, कि हत्या होने से कुछ क्षण पहले। कितने रुपए थे उसमें? अरे हमें क्या पता साहब, कैसी गड्डी? अरे ये गड्डी, ये देखिए, ये गड्डी जो पुलिस ने आपके संदूक के गोपनीय क्षेत्र से बरामद की, यही गड्डी। गिने तो होंगे आपने, बताइए ना कितने रुपए हैं? पानी हो गए आप एक ही प्रश्न में। कोई बात नहीं, मैं गिरा देता हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, आपको प्रश्न हो तो दीजिए पीछे। अभियोग पक्ष का पानी है, शायद सूट करे। अब बताइए। साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब। हमने झूठ बोला, पैसे हमने चुराए थे। हुआ यूं कि जब
भंडारी सेट ऑफ हुए तो? डॉक्टर, पुलिस के आने से पहले तुम अंदर से बाहर लेकर आओ। चैन पे मारता शायद होश आ जाए। जाओ। अच्छा, तो आपके अनुसार उस समय भंडारी जी के साथ कोई नहीं था, ना आप न ये बहनें। तो क्या ये संभव है फुकन जी कि वो गिलास मदिरा का वहां से किसी चौथे व्यक्ति ने उछल किया हो? हाँ, हमारा मतलब है नहीं, लेकिन ये दोनों बहनों ने किया होगा। हम गारंटी के साथ बोल सकते। मालेगा, आज के जमाने में जहाँ कोई ठीक तरह से वारंटी नहीं दे सकता, यहाँ पे जनाब गारंटी देने की बातें कर रहे हैं। वाह! क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसे? क्योंकि साहब बोल दे। हाँ, क्योंकि साहब हमने रसोई घर में माया को शराब के गिलास में जहर डालते हुए देखा था। झूठ बोल रहे हैं आप फुकन जी, क्योंकि आपने स्वयं इस अदालत में कहा है कि आप उस समय भंडारी जी के पैर दबा रहे थे। कहा है या नहीं? हाँ, लेकिन सेठ ने हमें जूता लाने के लिए भेजा था, जो रसोई घर के बाहर गिरा हुआ था। जब हम लेने के लिए गए तो देखे कि हाँ, तो फुकन जी, आपने माया को मदिरा के उस ग्लास में विष मिलाते हुए देखा, किंतु न रोका न टोका, कुछ नहीं किया, बिल्कुल जश्न की तरह। जश्न की मंशा तो कहीं न कहीं समझ में आती है, उसका स्वार्थ था। आपकी क्या मंशा थी? हमें क्या पता साहब कि उसके अंदर जहर है और कुछ नहीं। और खरी बात बोलूं साहब, हमें लगा साला मामा मरता है तो मरने दो ना, हम क्या को बचाए? कौन सा हमारा बाप लगता है? और साहब माया ने मारकर कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया उस हरामी को मारकर। अरे बहुत खून चूसता था बेचारी माया का, हमको बहुत फील होता था माया को देखकर। There you are, Your Honor. इस जिगसॉ पजल का the missing piece. Sequence of events with provided eyewitness accounts. पहला, जशन ने माया को जहर चुराते हुए देखा। दूसरा, फुक्कन ने माया को जहर मिलाते हुए देखा। और तीसरा, 3 लोगों ने जहर की वजह से भंडारी को मरते हुए देखा। लेकिन आप सब लोग एक बात भूल रहे, इस मजबूरी की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहती हूँ। हम दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से छुपती नहीं। माया ने उस ग्लास में कोई जहर नहीं मिलाया। I understand your emotions, Your Honor. तो बहनों के बीच का ये अटूट रिश्ता तो सारा जमाना जानता है, और जब बहन ऐसी जुड़ी हो जिस तरह से ये है, तो ये रिश्ता अटूट नहीं असीम हो जाता है। ऐसा रिश्ता जो कोई जोड़ तोड़ ना सके। मुद्दा इन शॉर्ट, मिस्टर पाठक, बड़ी बहन को बचाने के लिए छोटी बहन झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बहन बेगुनाह है। मीका, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, सच बोल रही हो तुम। यस योर ऑनर, मीका सच बोल रही है। अब देखिए, इस माया को देखकर आपको लगता है कि वो किसी का कत्ल कर सकती है? ना, वो बेचारी एक मच्छर तक नहीं मार सकती, वो क्या किसी का कत्ल करेगी? लेकिन तुम दबंग, हाजिर जवाबी, तुम अपने मामा को मार सकती हो। नहीं, तुमने अपने मामा को मारा है। क्या? मैं केडी सर? क्या केडी सर? क्या केडी सर है? जायसवाल साहब, मेरी दलील अब तक खत्म नहीं हुआ। पाठक, तुमने अपने मामा को मारा। वो तुम ही हो जिसने जशन के घर से वो जहर चुराया था। वो तुम ही हो जिसने जहर मिलाया था शराब में। और वो तुम ही हो जिसने अपने मामा को जहर देके मारा था। नहीं तो फिर पुलिस को तुम्हारी अलमारी की दराज में से वो गिलास कैसे मिला? वो गिलास पे तुम्हारी उंगली के निशान कैसे मिले? आंसर भी। लेकिन वो गिलास तो माया ने खिड़की से बाहर
मिस्टर पाठक, आपका पानी पी सकता हूँ प्लीज? हाँ, तो मिस मिहिका कुछ कह रही थी। अब क्या वो माया ने ग्लास उठाकर खिड़की के बाहर क्या? मैं बताता हूँ। माया ने वो शराब का खाली ग्लास खिड़की के बाहर फेंक दिया, योर ऑनर, फेंक दिया। बोलो मिहिका, देखो रोना बंद करो प्लीज। वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मौजूद, सब लोग ने अपना अपना सच बता दिया है। अब तुम्हारी बारी। बोल दो सच, बोल दो ना, सच क्या है? बोल दो सच क्या है? प्रोसिक्यूशन की बात का जवाब दीजिए मिस मिहिका। मिहिका, अब कोई रास्ता नहीं बचा, सच बोलो। एक कड़वा सच तो बोला जा सकता है सर, पर जो सच जानलेवा हो उसे मैं कैसे बयां करूं? भंडारी मामा का कत्ल माया ने किया है। माया ने। लेकिन मैंने माया को वो जहर जश्न के घर से चुराते हुए नहीं देखा, और ना ही वो जहर उस ग्लास में डालते हुए देखा। लेकिन जब भंडारी मामा का कत्ल हुआ और माया ने वो ग्लास बाहर फेंक दिया, तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है जो ये मुझे नहीं बता रही। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। काश हम लोग इस तरह नहीं जुड़े होते तो आज मेरी गवाही की वजह से तेरा इस जुर्म का पर्दा न उठता। लेकिन अब दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने मामा को, मेरे लिए मेरी दीदी ही सब कुछ है। मेरे माँ बाप, मेरा भगवान। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मेरी दीदी कह रही है कि मामा को मैंने मारा है, तो यही सच है। मुझे मेरा जुर्म कबूल है। यह अदालत अमरनाथ भंडारी के कत्ल के जुर्म में मिस माया को गुनहगार मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन इस फैसले के साथ एक और अहम फैसला है जो इस अदालत को लेना है, और वो है इन दोनों बहनों की जुड़ी हुई अवस्था, जहां एक दूसरे से बिछड़ना इनके लिए नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ है इंसाफ का तकाजा, जो ये कहता है कि किसी भी बेगुनाह को किसी गुनहगार के जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए। जज साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ,
इस मसले पर और कोई सवाल मत उठाइए। मुझे मेरी बहन के साथ सजा काटने दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं मिस मीका, लेकिन किसी बेगुनाह को कैद खाने में डालने की इजाजत ना तो कानून देता है और ना ही समाज। इसलिए इस बात का फैसला बड़े सोच विचार के साथ लेना होगा। जज साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड, आइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर आनंद तगाशे है। मैं एक रिटायर्ड सर्जन ही नहीं, एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं इन दोनों बहनों का इलाज करना चाहता था, पर इस मामले में मैंने बहुत से डॉक्टरों को इनको दिखाया। उन्हीं में से एक माने हुए सर्जन हैं डॉक्टर सिंघल। उनका कहना है कि इन दोनों बहनों की जुदाई ऑपरेशन द्वारा हो सकती है, वो भी बिना किसी खतरे के। सर, ये रही डॉक्टर सिंघल की कुछ फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अगर ये ऑपरेशन सुरक्षित है तो ये अदालत इसकी इजाजत देती है, जिसके बाद माया शास्त्री को मिलेगी जेल की सजा और मिहिका शास्त्री को मिलेगी आजादी। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे लिए आजादी नहीं, मेरे लिए सजा है। मुझे मेरी माया से अलग मत कीजिए। मैं इससे अलग नहीं होना चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ जज साहब। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी बहन के साथ एक और पल नहीं रह सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हम दोनों का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा के हमें अलग करवाइए। जब हमारी किस्मतें अलग हो गई तो हम क्यों नहीं। The case is closed. दुख दर्द समझ सकता हूं मैं। I can understand. जीत की बहुत बहुत बधाई हो जायसवाल साहब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई एम सॉरी। हारे हुए इंसानों से मैं हाथ नहीं मिलाता। डेंजरस, कंटेजियस, बीमारी फैल सकती है। क्यों? कोई अछूत बीमारी है जो छूने से फैल जाए? एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जीत और हार, चित और पट। लेकिन फिलहाल भारी वाला पल्लू सिक्के का मेरी और है। Am I right or am I right, Mr. Pathak? I don't believe this. The great K.D. Pathak, my senior, हार गए मुझसे। कहा था मैंने, I am the new star, I'm the new king. आपका टाइम खत्म और मेरा टाइम शुरू। जायसवाल साहब, ये समय की एक प्रभाव रहता है आपके जीवन पर। ये समय को समय पर समझना भी एक समझ है, और जो समय को समय पर ना समझे वो ना छोड़िए ना, समय समझाएगा आपको। चलो। देश को हिला देने वाले भंडारी मर्डर केस का आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है, जहां 2 शरीरों को ही नहीं बल्कि 2 आत्माओं को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में दोनों बहनों को एक ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा, जहां इस ऑपरेशन के बाद एक बहन का भविष्य गुजरेगा वादियों में और दूसरी बहन के भविष्य में होगी
अंधेरी काल कोठरी जेल की। इस फैसले के लिए जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन के वकील मिस्टर इंद्र मोहन। I am जायसवाल। मिस्टर आई एम जायसवाल, तो कैसा लग रहा है आपको नामुमकिन को मुमकिन में बदलकर? आप इस छोटी सी बात के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन जो बड़ी नामुमकिन चीज को मैंने मुमकिन किया है उसके बारे में कौन बात करेगा? ये केस जीता किसने? मैंने। केडी पाठक को हराया किसने? ऑफ कोर्स। तो कैसा लग रहा है आपको? आप पहले ऐसे शख्स हैं जिनके सर पर केडी पाठक को हराने का ताज है। सर पे ताज तो नहीं है, लेकिन बिना सरताज का ताज हूँ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। आई एम द किंग ऑफ द लॉ वर्ल्ड। कल तक मैं अदालत की दुनिया का उभरता सितारा था, लेकिन आज अदालत का तपता हुआ सूरज हूँ मैं। तो आप केडी पाठक जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? केडी पाठक अब सीनियर हैं। मैं क्या मैसेज दूँ उनको, क्या सलाह दूँ, सिवाय इसके कि केडी पाठक सर, आप किसी अच्छे से हिल स्टेशन पे कोई अच्छी सी जगह देख के बस रिटायर हो जाएंगे। अरे केडी पाठक की उंगली का मैल पर नहीं है तू, और बोलता है केडी पाठक को रिटायर होना चाहिए? हाँ, अरे रिटायर तो मैं तेरे को करूंगी जिंदगी से। I will murder you! मिसेस बिलीमोरे, रिलैक्स। आप ऐसा करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जबरन आपका केस लड़ना पड़ेगा, और चूंकि आप दोषी हैं, ये केस भी हार जाऊंगा। सब इस मीडिया ने तो इस केस को सर्कस बना दिया। सारे अखबार में दो ही खबरें हैं, बहनों की जुदाई और केडी पाठक की हार। कलयुग है ना मेरा भाई, हारा तो ज्यादा फेमस हो गया। वैसे वरुण, सत्य की जीत से बड़ा कोई जीत नहीं होता, लेकिन सोच रहा हूं कि क्या वाकई इस केस में सच की जीत हुई है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अदालत में जोश में आकर मिहिका ने कहा था कि इस मजबूरी की वजह से मैं हर पल अपनी बहन के साथ मौजूद रहती हूं। जहां तक मैं मिहिका को जान पाया हूं, मुझे नहीं लगता कभी भी जीवन में उसे ये बंधन मजबूरी लगी हो। तो फिर अदालत में उसने ये बात क्यों कही? इस मजबूरी की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहती हूँ। उसके बाद इतनी बेरुखी से माया मिहिका के साथ पेश आई। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल की चार दीवारी में काटना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी बहन के साथ एक और पल नहीं रह सकती। इसका क्या कारण था? क्यों हो रहा था ये सब? इस सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं सर? I don't know वरुण, पता नहीं, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बंद हुआ है, समाप्त नहीं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है? आप सच कह रहे हैं केडी जी, सच कह रहे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।